हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आपकी जो क्लास चल रही है खुशबू एकेडमी पे, तो इस टाइम फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी में जो है फ्रेंड्स आपका बहुत सा टॉपिक जो है कवर हो चुका है। ये आपका मूल्यांकन का टॉपिक चल रहा था, तो इसकी मैंने फर्स्ट क्लास आपको दे दी थी कि मूल्यांकन मतलब होता क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स वो दो शब्दों से मिलकर कर बना हुआ है, मूल्य और अंकन। किसी भी चीज़ों का आप देखते होंगे, जो भी सामान अगर आप खरीदने जाते हैं या फिर किसी भी क्लास में बच्चों का क्या कहते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो मूल्यांकन देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, अर्थात विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है और उनकी जो बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है आदि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन जो है वो मापन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन का भी यहाँ पे उद्देश्य आता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है फ्रेंड छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना। छात्र ने अब तक के क्या क्या चीज़ों को उपलब्ध कराया है, क्या क्या चीज़ें वो लोग उपलब्ध कर चुके हैं, उनको क्या क्या ज्ञान अर्जन हो चुका है। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स आपका मूल्यांकन का टॉपिक है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को जरूर मिलेगा मूल्यांकन का। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मूल्यांकन सेकंड पॉइंट क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। तीसरा पॉइंट कह रहा है छात्रों के योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना। एंड फोर्थ कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य कि छात्रों का वर्गीकरण करना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और सफलताओं का पता लगाना। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना। इसके बाद है अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। टीचर्स को चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, उसको क्या करना, प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है वो मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, पहला है सतत एवं दूसरा क्या है, मूल्यांकन। सतत जो है फ्रेंड्स इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है, और व्यापक जो है, व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, विस्तृत मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, एवं कौन कौन से भाव हैं, पहला सतत और दूसरा क्या है, मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जिसका क्या है, लगातार हमेशा क्या हो, बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया। अब देखिए, यहाँ बात हो रही सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो देखिए इस मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम क्या होता है, सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है सतत मूल्यांकन के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं सतत मूल्यांकन के प्रकार। फर्स्ट दिया है निदानात्मक मूल्यांकन, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन, एंड थर्ड है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए जो भी विधियां अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सतत मूल्यांकन की। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए जो भी विधियों का हम उपयोग करते हैं वो विधियाँ क्या कहलाती हैं, मूल्यांकन कहलाती है। जैसे आप परीक्षा लेते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, किसी भी प्रकार का टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन जो होता है वो सबसे बड़ी विधि क्या मानी जाती है, उसकी परीक्षा यानी कि टेस्ट मानी जाती है। कक्षा में जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है, विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न जो होते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं।
और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यता की जांच की जाती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सतत मूल्यांकन की। सतत मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के, जो कौन कौन से मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, 3 प्रकार के। क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, जो लगातार मूल्यांकन होता है बच्चों का, अगर हम लगातार मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। सतत मूल्यांकन में सबसे अधिक भाषा प्रयोग की क्षमता होती है। सतत का अर्थ क्या होता है, निर्धारण की नियमितता, इकाई, यूनिट, परीक्षा आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, समस्याओं का पता लगाना, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, सतत का अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे में यहाँ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो इनका उद्देश्य होता है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनका जो उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, निदानात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होता है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो निदानात्मक परीक्षण है वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस परीक्षा का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, निदान फ्रेंड्स, निदान क्या होता है, जांच परीक्षण। ठीक है, जांच परीक्षण को निदान कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, छात्रों की समस्याओं का निदान होता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदान का मतलब होता है फ्रेंड्स जांच और मूल्यांकन का मतलब परीक्षण। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो जांच परीक्षण किया था उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, यह क्या है, यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, जो निदानात्मक परीक्षण है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक शिक्षक द्वारा कारण जानना ही निदान कहलाता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा बच्चों का जो जाना जाता है, क्योंकि टीचर से उनकी जांच लेते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं, टीचर से निरीक्षण करते हैं ना, तो फ्रेंड्स टीचर्स को पता होता है, तो टीचर्स के द्वारा क्या होता है, कारण जानना ही निदान कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकंड दिया गया था आपका रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की जो प्रगति होती है इसको आकलन, प्रगति एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु क्या होता है, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दंत कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है और इस मूल्यांकन से शिक्षार्थी अपने शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मूल्यांकन का जो सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या होती है, परीक्षा होती है। परीक्षा देखिए यहाँ पे दिया गया, चाहे दंत कार्य हो, क्विज टेस्ट हो, गृह कार्य हो, वो सभी क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपका आ गया है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है और इस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम प्राप्ति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उपलब्धि का आकलन करना। ठीक है, किसका, शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परीक्षण का कार्य होता है वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अनुत्पादक परीक्षण कार्य, जैसे क्लोज परीक्षण कराना, स्रोत लेखन कराना, अनुवाद कराना, नोट लेना, संयोजन आदि। उत्पादन परीक्षण कार्य जो होता है जैसे फ्रेंड जोड़ मिलाना, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्रमबद्धता आदि से लेकर पोर्टफोलियो आकलन एक खास अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य होते हैं। ठीक है,
जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, भाषा का जो पोर्टफोलियो होता है जिससे प्रश्न पत्र बनाया जाता है, उसका जो संगठित व क्रमबद्ध संग्रह हो जा सकता है, ठीक है, जिसे विद्यार्थियों द्वारा विशेष समयावधि में किया गया हो, उसे व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे मानक परीक्षण पद्धतियों के विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने के प्रति दायित्व बोध पनपता है, ठीक है। इसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको संकल्पात्मक मूल्यांकन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपका आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन शिक्षार्थियों के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी मूल्यांकन और मापन में अंतर। तो देखिए मूल्यांकन, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। जबकि फ्रेंड्स मापन जो होता है, मापक का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन का जो क्षेत्र क्या है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। और मूल्यांकन जो होता है, इसे छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है, जबकि मापन में क्या होता है, मापन का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और इससे व्यक्तित्व के कुछ ही पक्षों का परीक्षा संभव हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सा अध्ययन किया जा सकता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन जो है वो अपने आय में लक्ष्य साध्य है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? वो अपने आय में लक्ष्य साध्य है, जबकि आपका जो मापन है वो मापन क्या है? एक साधन मात्र है, ठीक है। मापन क्या है? एक साधन मात्र है, जबकि मूल्यांकन क्या है? यह अपने लक्ष्य साध्य में है। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जाती है। मापन कह रहा है कि मापन के द्वारा स्पष्ट धारणा बनाना संभव ही नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन कह रहा है कि मूल्यांकन में अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में श्रम व समय की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मूल्यांकन कह रहा है कि मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है, जबकि मापन क्या होता है? ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, ठीक है। आपको छोटा छोटा जो पॉइंट है समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए मापन को कहा गया है साधन मात्र है, मूल्यांकन क्या आपका? ये लक्ष्य और साध्य है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप एक एक पॉइंट छोटे छोटे उठा करके याद करेंगी तो आपको याद होगा, ठीक है। मापन क्या है? मापन जो है पाठ्य वस्तु केंद्रित है, जबकि मूल्यांकन क्या है? ये उद्देश्य केंद्रित होता है। तो ये फ्रेंड्स जो छोटा छोटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे खुद का बनाया हुआ नोट्स है। ये आपके एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ऐसे ही 4 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, ठीक है। और जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, मैं आपको भी क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करा के दिखा देती हूँ किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। और पॉइंट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, 7वां पॉइंट दिया गया है मूल्यांकन में अंकनात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों को स्थान दिया जाता है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में केवल अंकनात्मक निरीक्षण को ही स्थान दिया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक है, जबकि मापन क्या है? ये गुणात्मक नहीं है, ठीक है, ये अंकनात्मक है। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि मापन क्या है? मापन किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है उत्तर दिया जाता है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में वस्तु कितनी है, क्वांटिटी बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है खुशबू ने हिंदी में 95% लेकर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और इन्होंने बताया क्या? प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि यहाँ पे केवल अंक बताया जा रहा है, ग्रेड नहीं, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स क्या है? इसी को कहा जाएगा मूल्यांकन और मापन। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मूल्यांकन और मापन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको यहाँ से भी कुछ अगर डाउट लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मापन और मूल्यांकन का। अब देखिए, मैं आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सतत व्यापक मूल्यांकन का जो आपको महत्व में बताने जा रही हूँ, यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो देखिए, जो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में मूल्यांकन से शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई किसी क्षेत्र में कमज़ोर है तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है और उपचारिक उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है शैक्षिक क्या है, यह गैर शैक्षिक और दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उनका निदान बताया जाता है। निदान मतलब फ्रेंड्स मैंने बताया ना, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपलब्धि स्तर को एक निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षक को सही कार्यनीति बनाने में मदद करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवीन परीक्षण तकनीकी को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह जो है यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियां आयोजित करने में सहायता देती हैं, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपका सतत मूल्यांकन है वो शिक्षार्थी की प्रगति की जो सीमा होती है और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, ठीक है। जिसे हम विशिष्ट शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में संदर्भ में योग्यता और उपलब्धि कहते हैं, ओके। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो सतत मूल्यांकन होता है वो कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है और अध्यापक को अलग अलग शिक्षार्थियों की जो शक्तियों और कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायता करता है। यह जो है यह अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया कराता है जो तब यह फैसला कर सकता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समूची कक्षा को फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है अथवा केवल कुछ शिक्षार्थियों को उपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि जो सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं, ठीक है। सतत मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं और यह बच्चों में अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे जो शिक्षार्थी होते हैं उनको शिक्षा के उन क्षेत्रों को निर्धारित यानी कि मोटिवेटेड करने में सहायता मिलती है जिनमें अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता हो, ठीक है। जिसमें बच्चे कमज़ोर हो उस सब्जेक्ट में बच्चों को अधिक बल देने की आवश्यकता पड़ती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसमें जो अभिरुचियां और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र जो होते हैं वो अभिज्ञात करता है, क्योंकि ये जो अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले जो परिवर्तनों का पता लगाया जाता है वो क्या करता है, वो सहायता देता है। क्योंकि यह जो विषय है पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों यानी कि कैरियर जो है, कैरियर का चुनाव करने के बारे में भविष्य के लिए फैसला करने में सहायता देता है, ओके। नेक्स्ट है कि जो ये शैक्षिक और शैक्षिक और मैंने यहाँ बताया ना, ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है, जिसको हम यह शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में
विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना रिपोर्ट देता है और इस प्रकार शिक्षार्थी की जो भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देता है। ओके, यदि फ्रेंड्स हम बात करें कि यदि अध्यापक बच्चे और माता पिता को उपलब्धि में अचानक आई गिरावट का पता न चले तो विद्यार्थी क्या करेंगे। तो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थियों के द्वारा अपने अध्ययन को अपेक्षा लंबे समय तक की जाती रहती है और इसके बाद जो परिणाम आता है, परिणाम स्वरूप जो उपलब्धियां निम्न स्तरीय हो सकते हैं। तो और बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की जो शिक्षा है प्राप्ति में स्थायी रूप से त्रुटि रह सकती है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दिया गया है विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है, शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का बल देता है और निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात कही जा रही है कि जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल क्या होता है, शिक्षार्थियों की निरंतर समृद्धि पर और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास क्या हो सुनिश्चित करने पर होता है। इसलिए यह विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आंकने तथा सीमित नहीं होगा। इस मूल्यांकन पर उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने की भी सूचना प्रदान करता है, फीडबैक की व्यवस्था देते हैं और शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए अनुवर्ती उपाय कार्यवाही करने और शिक्षार्थियों के वितरण के एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने की भी साधन के रूप में करता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो मैंने बताया है सतत और व्यापक मूल्यांकन का कार्य क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीकी क्या क्या हैं। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं और तकनीकी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीकी और निम्नलिखित हैं। ठीक है, तकनीकी क्या है, निम्नलिखित हैं। तो पहला दिया गया है इसमें साक्षात्कार क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। यह जो विधि है फ्रेंड्स साक्षात्कार, यह विधि अधिगमकर्ताओं और साक्षात्कारताओं दोनों एक दूसरे के समक्ष होते हैं और यह ज्ञान पक्ष और भाव पक्ष के मूल्यांकन करने की एक उत्तम विधि मानी जाती है और इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञान जाना जा सकता है इसके बारे में हम आपको बता। देखिए, जो साक्षात्कार होता है यह विधि है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। ओके, साक्षात्कार जो होते हैं उनके द्वारा अध्यापक बालक की प्रगति को ज्ञापित यानी कि जानना कर पाता है, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार से दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं कि बालक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि यह उसका मूल्यांकन हो रहा है या नहीं। ठीक है, और यह जो विधि होती है ना, इसमें बालक जो होता है वो अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है और इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों भी दूर की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो शिक्षार्थियों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। तो आई होप आपको साक्षात्कार समझ में आ गया, इंटरव्यू किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए इंटरव्यू आप लोग भी देखे होंगे, जैसा कि आप लोग भी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, फिर क्लास में आप लोग क्या आपका वाइबा होता है ना, वाइबा को भी हम एक तरीके से इंटरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट सामने सामने बैठते हैं तो उनका जो डर भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका दिया गया है इस विधि का उपयोग केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इस विधि द्वारा क्रिया पक्ष का मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है, केवल क्वेश्चन आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि यह विधि समय और धन दोनों के लिए एक अतिरिक्त खर्च विधि मानी गई है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो साक्षात्कार समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं आपको निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करें निरीक्षण किसे कहते हैं। निरीक्षण जो होता है फ्रेंड्स, वो वास्तविक मूल्यांकन करने में सक्षम है। इस विधि में अधिगमकर्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यही कारण है कि इस विधि द्वारा हम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम, मूल्यांकन कर सकते हैं। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची विधि, विवरण विधि। तो ये सभी कौन सी विधि है फ्रेंड्स, ये सभी जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के साधन हैं और वो क्या हैं, विधियाँ हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक या दोनों का अधिगम किया जाता है। किस प्रकार से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से इसका अधिगम किया जा सकता है। तो देखिए, जो मैं आपको बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाएगा, खुले वातावरण में, प्राकृतिक स्थान पर इस विधि में मूल्यांकन किया जाता है। और इस विधि के द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न पक्ष फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना, उनकी जो है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और उनकी क्रियात्मक पक्ष का। ओके, और यह विधि जो होती है वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्धता, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती है। और इस विधि में समय के मामलों में अत्यधिक अपव्ययी, अधिक खर्च विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक खर्च होता है। और ये इसमें क्या होता है, इस विधि में समय के मामलों में अत्यधिक अपव्ययी और अधिक खर्च विधि मानी जाती है। और यह विधि सभी विषयों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ के लिए, मैथ का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा, डस्टर चाहिए होगा, चौक चाहिए होगा, कॉपी चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के जो मूल्यांकन करने की अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं, यह विधि जो है सभी विषयों के मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होती है। और इस विधि को प्रयोग करने के लिए हम निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं निरीक्षण विधि। देखिए जैसे कि गुडे तथा हार्ट के अनुसार इन्होंने कहा था कि विज्ञान निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जो होता है, इससे प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। कोई भी चीज़ बच्चों को बताया जाएगा तो बाद में उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, बच्चे कितना उसको समझें कितना नहीं। और इस विधि को जो है फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार तथा जटिल समस्याओं का अध्ययन भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। निरीक्षण विधि में अध्ययन सावधानी पूर्वक होता है, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। और इस विधि में सामूहिक व्यवहार की जांच भी की जाती है। और यह विधि जो है, यह पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के मूल्यांकन के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं, छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता है। और जो अध्यापक होते हैं वो प्राकृतिक परिस्थितियों में बालक का मूल्यांकन कर पाते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, प्राकृतिक परिस्थितियों में मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। इसकी विशेषताएं यह होती है फ्रेंड्स कि यह जो है, यह वस्तुनिष्ठ, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिक एवं विश्वसनीयता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको निरीक्षण समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है दिया हुआ कार्य या फिर दंत कार्य या फिर गृह कार्य। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दंत कार्य देते हैं जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मक आदि गुणों का पता चल सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद बचता है यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको कल की क्लास में पोर्टफोलियो बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी। इसमें फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूँ जांच सूची क्या होती है, चेक लिस्ट क्या होती है। तो चेक लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स ना, चेक लिस्ट जो होती है आपकी, जिसको मैं आपको बता दूँ,
लिस्ट। चेक लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अध्यापक जो होते हैं वो बालक के सभी तथ्यों जैसे कि भाषा के प्रयोग, सामाजिकता, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखते जाते हैं, जिसको बाद में एकत्रित करके बालक का मूल्यांकन किया जाता है। और इस विधि से क्या होता है, बालक का उचित मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, और आई होप फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं पे आज समाप्त करते हैं। आप सभी को जितना मैंने क्वेश्चन आंसर कराया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जितना मैंने बताया है। तो मैं अभी आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी करा देती हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिला है, तो मैं आपको भी करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों, बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखों हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्यालय जो है वो विद्यालय आधारित आकलन जो है वो प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है ये आपका चौथा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड आंसर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सेकंड आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो विद्यालय में जो भी आकलन किया जाता है उसमें जो संपूर्ण विकास का निश्चित किया जा सके। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ प्राइमरी के लिए। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि विद्यालय आधारित आकलन जो है ये भी आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार से विद्यालय आधारित आकलन करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर हो और लापरवाह बनाता है। सेकंड कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ये फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है आपका विद्यालय आधारित आकलन, तो इसमें फ्रेंड्स जो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपका ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 है। ये आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। ये कह रहा है फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो आपको फ्रेंड्स मैंने किस प्रकार से बताया है, देखिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ बच्चों को समझाना है, जो भी अधिगम कराना है, वो किस प्रकार अवलोकन किया जाए,
ताकि बच्चे क्या करें, अपनी गलतियों की सुधार कर सकें और उसको अच्छे से समझ सकें, सीख सकें। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट होगा, ये 4th आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, तो आंसर आप सभी को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, सेकंड कह रहा है कि जांच परीक्षण के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रेरणा के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बात हो रही अधिगम में आकलन जो है वो किस लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जो अधिगम में आकलन होता है वो आवश्यक होता है प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, किस लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स, प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, यह आपका पूछा गया सीटेट सितंबर 2015 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सेकंड कह रहा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आकलन जो है वो शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आकलन जो है वो सत्र की समाप्ति पर कराना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक सबसे अधिक जो है उपयुक्त तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो फ्रेंड्स आपका बताया जा रहा है आकलन करने का जो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको इतने क्वेश्चन आंसर कराए और मूल्यांकन काफ़ी अच्छे समझाया और बताया है। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पोर्टफोलियो में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी। आज की क्लास में मैंने आपको मूल्यांकन बताया, आकलन बताया, अधिगम बताया। तो जितना मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। आकलन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया। आकलन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों में तात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। सेकंड कह रहा है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है फ्रेंड्स, सीखने में सुधार का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 35। ये भी क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट कह रहा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें बात हो रही है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपका फोर्थ आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आप सभी को इसको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। जिसको अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो वो कमेंट करके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। मैं उनसे कल की क्लास में मिलती हूँ। कल की क्लास जो रहेगी आपकी फ्रेंड्स वो रहेगी आपकी पोर्टफोलियो की। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्लास चल रही है फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट्स क्लासेस हैं और इसमें फ्रेंड्स मेरे आपको चैनल पे आपको
ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे और ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सीटेट में वो सभी मैंने आपको करवाए हैं। तो आप लोग चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और हिंदी ग्रामर की फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ग्रामर में कुछ भी अगर कहीं से भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें पूरा आल टू आल मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताया, तो आप सब लोग देख के वहाँ से अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब रही गई बात फ्रेंड्स मैथ की, तो मैथ की भी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होगी और 1-2 क्लासेस मैथ की मैंने डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमेशा पूछ लीजिएगा। ओके।